हेलो एंड वेलकम गाइस। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सबसे पहले बात होती है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की? तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई है कैथोड रेज की वजह से। माइकल फैराडे एक बहुत जाने माने साइंटिस्ट हुए जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फील्ड में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। उन्होंने ये कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब बनाई और जिसके ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज अप्लाई की और वैक्यूम क्रिएट किया अंदर। और जब उस ट्यूब से करंट को पास किया गया तो ये देखा गया कि कुछ ऐसी रेज उससे पास हो रही हैं जिन्हें देखा तो नहीं जा सकता पर उनका बिहेवियर ऑब्जर्व किया जा सकता है। उस बिहेवियर को ऑब्जर्व करने के लिए उन्होंने उसके पीछे कुछ फ्लोरेसेंट कोटिंग लगाई। फ्लोरेसेंट कोटिंग का मतलब कुछ ऐसा मटेरियल लगाया कि उसके ऊपर जब वो रेज स्ट्राइक करे तो फिर वहाँ पर एक अलग सा ग्लो पैदा हो। ये रेस कैथोड से निकलती थी तो इन्हें कैथोड रेस का नाम दिया गया और कैथोड रेस को स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स माना गया। जे थॉमसन का नाम तो आपने सुना होगा, मतलब जोसेफ जॉन थॉमसन। अब जे थॉमसन ने हमें बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट दिया। इन्होंने हमें इलेक्ट्रॉन की चार्ज टू मास रेशियो दी और उस रेशियो और ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट को यूज़ करके आर.ए. मिलिकन ने इलेक्ट्रॉन का मास निकाला। हमें इन प्रोसीजर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमें है सिर्फ रिजल्ट से मतलब। अब जैसे कैथोड से रेज निकलती है वैसे ही एनोड से भी पाया गया कि वहाँ से भी एनोड रेज निकलती हैं और उन्हें डायरेक्टली प्रोटॉन का नाम तो नहीं दिया गया पर यह पाया गया कि सबसे जो लाइटेस्ट वेट का पार्टिकल है वो हाइड्रोजन से मिला और उसका नाम रख दिया गया प्रोटॉन। एंड सब्सिक्वेंटली ये पाया गया कि एटम का जो मास है वो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ है जिससे बनता है। तो इसीलिए चैडविक ने प्रपोज किया कि इसके अंदर न्यूट्रॉन्स नाम के न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं। इन सब इंफॉर्मेशन को यूज़ करने से पहले थॉमसन ने 1898 में अपना एटॉमिक मॉडल दिया और ये सब आपने 9th में पढ़ा है कि थॉमसन ने अपने मॉडल को एक स्फीयर के रूप में बताया जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पुडिंग में जैसे रेजिन्स होती हैं वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स उसमें एम्बेडेड है एंड पॉजिटिव चार्जेस स्प्रेड uniformly. And Thomson was also able to calculate the radius of atom. इस मॉडल को कई नाम मिले जैसे प्लम पुडिंग मॉडल, रेजिंग पुडिंग मॉडल और वाटरमेलन मॉडल। अब आता है यहाँ थ्योरी में थोड़ा चेंज। रदरफोर्ड ने सोचा कि अगर मास यूनिफॉर्मली स्प्रेड है एटम में तो फिर उसके अंदर हम कुछ भी पार्टिकल स्ट्राइक करें तो फिर वो वापस आना चाहिए। लेकिन जब उन्होंने अपना अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया तो ये पाया कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स अराउंड 99.9 पार्टिकल्स सीधे निकल गए। तो इससे उन्होंने कंक्लूड किया कि एटम के अंदर जो मोस्टली स्पेस है वो खाली है एंड पॉजिटिव चार्ज इज़ कंसनट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल प्लेस विच इज़ अराउंड एट द सेंटर ऑफ एटम। और यही रिज़ल्ट हम आज तक मानते आ रहे हैं कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स और न्यूट्रल न्यूट्रॉन्स होते हैं। फिर रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया जिसे रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम कहा गया। अब न्यूक्लियर तो आप समझ ही रहेंगे इसे क्यों कहा गया, क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियस इन्वॉल्व होता है। बट इसकी कुछ ड्रॉबैक्स रही। सबसे पहली ड्रॉबैक तो यही आती कि रदरफोर्ड एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए एंड द सेकंड वन इज़ उन्होंने इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कुछ नहीं कहा। रदरफोर्ड के न्यूक्लियर मॉडल। अब हम जानेंगे कुछ बेसिक टर्म्स जैसे एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय Z एंड इट इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड मास नंबर इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। आइसोबार और आइसोटोप आप सब जानते होंगे। आइसोटोप्स एलिमेंट के वो एटम होते हैं जिनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम होते हैं बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं जिसके कारण उनके मास में डिफरेंस आ जाता है। एंड आइसोबार्स ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर। अब हमने ये देखा कि जो रदरफोर्ड का मॉडल है वो तो फेल हो गया, तो अब कोई न्यू मॉडल आएगा तो फिर आया बोहर मॉडल ऑफ एटम। बट बोहर मॉडल ऑफ एटम आने से पहले हमें कुछ नई चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। फर्स्ट है डुअल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड सेकंड वन इज़ एटॉमिक स्पेक्ट्रा के रिजल्ट्स। अब ये कुछ नई चीज़ें हैं, हमें इन तक पहुंचने के लिए थोड़ा और डिटेल में जाना पड़ेगा। अब सवाल उठता है व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो जब भी कोई इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल अंडर एक्सेलरेशन मूव करता है तो उसके अंदर से इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस होती है और वो ट्रांसमिट होती है।
ट्रांसमिट का मतलब वो एमिट होती हैं। और जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है और इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल की अपनी डायरेक्शन होती है। ये तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है, मतलब एक वाई एक्सिस पे होती है, एक जेड एक्सिस पे होती है और एक एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होती है। अगर हम इन रेडिएशंस को ऑब्जर्व करके कलेक्ट करके एक टेबल बना ले इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ और डिक्रीजिंग फ्रिक्वेंसी, तो उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम कहा जाता है। अब हमने ये पहले पढ़ा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं वो डुअल कैरेक्टर पोजेस करती है, मतलब वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है और वेव की तरह भी। लेकिन हमें पता कैसे लगेगा कि ये पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर रही है और वेव की तरह भी? तो सबसे पहले हम उन प्रॉपर्टीज़ को जानेंगे जिससे ये पता लगता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस वेव की तरह बिहेव करती हैं। इन प्रॉपर्टीज़ में आती है वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, डायफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस दो टाइप्स की हो सकती है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन करते हुए मैं आगे एक वीडियो डाल दूंगी ताकि आपको उससे क्लियर हो जाए। अब हम देखेंगे कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पार्टिकल नेचर प्रूव होता है। पहली आती है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी होती है ऐसी कोई आइडियल बॉडी जो कि कोई भी रेडिएशन है उसको एब्जॉर्ब भी करे, और अगर एब्जॉर्ब किया है तो फिर वो उसे एमिट भी करेगी। बट इन रियलिटी ऐसी कोई ब्लैक बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती। सेकेंड आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड थर्ड वन इज़ हीट कैपेसिटी वेरिएशन। इस वीडियो में हम जानेंगे बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।